गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 232 है। ये टेस्ट सीरीज यूपी आरओ एआरओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 232 तक पहुंच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है करंट अफेयर्स का। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में से किसके सहयोग से जारी किया जाता है? विश्व खाद्य कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका आंसर ऑप्शन नंबर है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 जारी किया गया। यह जो सूचकांक है एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है जो 100 से अधिक विकासशील देशों में तीव्र बहुआयामी गरीबी को मापता है। देखिए, इसे ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा वर्ष 2010 में विकसित किया गया था। 13 साल हो गए। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 3 आयामों और 10 संकेतकों का उपयोग करता है जो इस प्रकार है। 3 आयाम कौन कौन से? शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। और संकेतक इनके सामने लिखे हुए हैं, जैसे स्कूली शिक्षा, बाल नामांकन के वर्ष, बाल मृत्यु दर और पोषण, बिजली, फर्श, पीने का पानी, स्वच्छता, खाना पकाने का ईंधन और संपत्ति। देखिए, फुल टेस्ट सीरीज आप प्राप्त कर सकते हैं आरओ की। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मनरेगा से संबंधित। मनरेगा से प्रश्न कभी भी किसी भी समय पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी पुरानी योजना है मनरेगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है। यहाँ पर कौन सा इसमें करेक्ट होगा? यह एक मांग प्रेरित योजना है और लाभार्थियों में कम से कम 1/3 महिलाएं होती हैं। इसका उद्देश्य अधिकार आधारित ढांचे के माध्यम से चरम निर्धनता के कारणों का समाधान करना है। कौन सा सही है इसमें? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा। पहले नरेगा थी, ये फिर हो गई मनरेगा। बिल्कुल मांग प्रेरित योजना है, मांग के अनुसार काम मिलता है। 1/3 महिलाएं हैं, 3/4 हैं, 1/3 ठीक है। इसका उद्देश्य अधिकार आधारित ढांचे के माध्यम से चरम निर्धनता के कारणों का सामना करना। सारा तीनों के तीनों करेक्ट हो गए। देखिए, मनरेगा जिसे वर्ष 2005 में लॉन्च किया गया था, दुनिया के सबसे बड़े कार्य गारंटी कार्यक्रमों में से एक है। इस योजना का उद्देश्य किसी भी ग्रामीण परिवार के सार्वजनिक कार्य से संबंधित अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्त वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देना है। वर्ष 2022-23 तक मनरेगा के तहत 15.4 करोड़ सक्रिय श्रमिक हैं। कार्य का कानूनी अधिकार। देखिए, पहले की रोजगार गारंटी योजनाओं के विपरीत मनरेगा का उद्देश्य अधिकार आधारित ढांचे के माध्यम से चरम निर्धनता के कारणों का समाधान करना है और लाभार्थियों में कम से कम 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। मांग प्रेरित योजना है, पहला वाला भी सही है। मनरेगा की रूपरेखा का सबसे महत्वपूर्ण अंग यह है कि इसके तहत किसी भी ग्रामीण वयस्क को मांग करने के 15 दिनों के भीतर काम पाने की कानूनी रूप से समर्थित गारंटी प्राप्त है, जिसमें विफल होने पर उसे बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है। यह मांग प्रेरित योजना श्रमिकों के स्वचयन यानी सेल्फ सिलेक्शन को सक्षम बनाती है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। पॉलिटी का प्रश्न है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है? तो फंडामेंटल राइट्स हैं अपने भाग 3 में, और आर्टिकल अगर पूछ लो धर्म की स्वतंत्रता का तो 25 से 28 है, यानी 25 में होगा, 28 में होगा, बीच में 26 में होगा और 27 में भी कुछ लिखा होगा।
तो पहला स्टेटमेंट है, शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता है। धर्मांतरण करने की स्वतंत्रता, धर्म को मानने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। कौन सी नहीं है इसमें? धर्मांतरण करने के नहीं है, मतलब कोई एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण करवाता हो तो गलत है ये पहला दूसरा वाला स्टेटमेंट। और इनकरेक्ट ही पूछना तो यही आंसर होगा, बी है इसका आंसर। देखिए, धर्म के अधिकार से संबंधित संवैधानिक प्रावधान संविधान के भाग 3 यानी मौलिक अधिकारों में दिए गए हैं। अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 के बीच में है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान का अनुच्छेद 25(1)(a) में क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता आर्टिकल 25 का 1। धर्मांतरण करने की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है इसमें, तो वी इनकरेक्ट है और वही आंसर होगा। तो 25 ही हो गया। 26 में क्या है? सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता की व्याख्या करता है आर्टिकल 26। 27 में क्या है? किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के प्रचार तथा व्यवहार करने के लिए किसी भी कर का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। 27 में लिखा है। 28 में क्या है? शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता की व्याख्या। तो 25, 26, 27, 28 चार हो गए। हिस्ट्री का प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या नागर, द्रविड़ और वेसर की सही व्याख्याएं हैं? 3 प्रमुख भाषाएं, 3 प्रमुख जातिगत समूह, 3 संगीत घराने, मंदिर निर्माण की 3 भारतीय शैलियां। ये मंदिर निर्माण की 3 भारतीय शैलियां हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी सिविल सेवा तक में पूछा जा चुका है। डी है इसका आंसर। तो नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेसर शैली भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियां हैं। जो नागर शैली है वो उत्तर भारत में प्रचलित है। जो वेसर शैली है वो नागर और द्रविड़ शैलियों का मिश्रण है, यानी बीच वाली। और जो सबसे दक्षिण वाली हो गई द्रविड़ शैली, उसका विस्तार कृष्णा नदी और कुमारी अंतरीप के बीच हुआ है। उत्तर भारत की हो गई नागर, और मध्य वाली हो गई बेसर, और दक्षिण भारत की हो गई द्रविड़। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है? महाराष्ट्र में नहीं है तो गुजरात में होंगी, एमपी में होंगी, ठीक है, कहीं और होंगी। बाघ की गुफाएं, भज की गुफाएं, बेडसा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं। महाराष्ट्र में जो हैं पहले देख लेते हैं। भज की गुफाएं, बेडसा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं। बाघ गुफाएं नहीं है, वो एमपी में है। देखिए, बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में 97 किलोमीटर दूर विंध्य पर्वत के दक्षिणी ढलान पर है। ये बड़ोदरा और इंदौर के बीच बाघनी नदी के किनारे स्थित है। नंबर 6 पर अजय हिस्ट्री का प्रश्न है, मेडाइवल हिस्ट्री। निम्नलिखित में से किस राजा ने लाहौर की मोती मस्जिद को रत्न भंडार में बदल दिया था? तो ये मोती मस्जिद को थोड़ा कंफ्यूजन इसमें हो सकता है कि पूछ कहाँ से की रहा है। लाहौर की पूछ रहा है, दिल्ली की पूछ रहा है, आगरे की पूछ रहा है। तो कौन सा राजा था वो? शाहजहां, जहांगीर राजा तो थे नहीं ये। महाराणा रणजीत सिंह ने लाहौर की मोती मस्जिद को रत्न भंडार में बदल दिया था। सी है इसका आंसर, ठीक है, सीधे सीधे याद रखिएगा ये नाम। लाहौर की मोती मस्जिद की बात हो रही है। अब अगला प्रश्न कहीं और की मोती मस्जिद से है। नंबर 7 पर अजय, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया? शाहजहां, अकबर, हुमायूं, बाबर। देखिए, एक मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने भी करवाया था, लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन हो ही नहीं रहा क्योंकि औरंगजेब है ही नहीं ऑप्शन में। तो शाहजहां ही इसका आंसर होगा, ठीक है, ए है इसका आंसर। देखिए, मोती मस्जिद का निर्माण सम्राट शाहजहां ने उत्तर प्रदेश के आगरा किला परिसर में उच्चतम बिंदु पर किया था। 1628 से 1658 के बीच में शाहजहां का समय है, और 1655 में बनकर तैयार हुई है, और इसे बनने में 7 साल लग गए आगरे की मोती मस्जिद को, ठीक है, और सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर है। अब एक प्रश्न यह है
दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण और आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण दोनों अलग अलग बात है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया है औरंगजेब ने। ठीक है, ए है इसका आंसर। देखिए, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण 1660 में औरंगजेब ने करवाया था और इसे सफ़ेद संगमरमर का उपयोग करके बनवाया था। और आगरे की मोती मस्जिद को शाहजहां ने बनवाया, याद रखिएगा। मुगल सम्राटों द्वारा निर्मित स्मारकों की सूची, ये तालिका इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। यह है मुगल सम्राट और यह है स्मारक और यह है स्थान। जैसे कि अकबर ने क्या किया, आगरे का किला बनवाया आगरे में, पंचमहल बनवाया फतेहपुर सीकरी में, बुलंद दरवाजे वाली जामा मस्जिद बनवाई फतेहपुर सीकरी में। यानी बुलंद दरवाजा कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, जामा मस्जिद का ही दरवाजा है बुलंद दरवाजा, तो दोनों के दोनों फतेहपुर सीकरी में। हज्जी बेगम या बैगा बेगम ने क्या, दिल्ली में हुमायूं टॉम्ब, हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया। जहांगीर ने क्या करवाया? शालीमार बाग बनवाया श्रीनगर में, अकबर का मकबरा बनवाया आगरा में। शाहजहां ने क्या क्या करवाया? 7 अजूबा, आगरे का ताजमहल बनवाया, आगरे में ही मोती मस्जिद का निर्माण, दिल्ली में लाल पत्थर से बनी जामा मस्जिद और दिल्ली में ही लाल किला। औरंगजेब ने क्या? दिल्ली के लाल किला परिसर में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया दिल्ली में। इसको याद रखिएगा, एक दो कंफ्यूजन है, कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत, फिल्म, नृत्य, साहित्य। व्यास सम्मान दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। देखिए, व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है और 32वां व्यास सम्मान 9 मार्च 2023 को हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को प्रदान करने की घोषणा की गई और उन्हें यह सम्मान उनके उपन्यास पागल खाने के लिए दिया गया है। और यह सम्मान मतलब व्यास सम्मान 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था। करंट अफेयर्स का प्रश्न है, 37वें नेशनल गेम 2023 कहाँ आयोजित होंगे? ये गोवा में होंगे अक्टूबर में। देखिए, भारत के 37वें राष्ट्रीय खेल, जिन्हें औपचारिक रूप से गोवा 2023 के रूप में भी जाना जाता है, 25 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक गोवा राज्य में आयोजित होने वाले हैं। और जो 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में हुए थे, वो कहाँ संपन्न हुए थे? गुजरात में संपन्न हुए। 37वें 23 वाले कहाँ होंगे? 37वें नेशनल गेम 2023 गोवा में होंगे। 38वें कहाँ होंगे? 24 में उत्तराखंड में होंगे। याद रखिए इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। सरस्वती सम्मान दिया जाता, अभी तो था ऊपर एक्सप्लेनेशन में, नीति आयोग के द्वारा नहीं, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा नहीं, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा नहीं, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। डी है इसका आंसर। देखिए, सरस्वती सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला साहित्य पुरस्कार है। यह सम्मान हर साल भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है। यह कृति सम्मान वर्ष से 10 वर्ष पहले की अवधि में प्रकाशित होने वाली कोई पुस्तक ही हो सकती है। ठीक है, यह देश में भारतीय साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है। क्या क्या मिलता है इसमें? 15 लाख रुपए मिलते हैं नगद, एक पट्टिका मिलती है और एक प्रशस्ति पत्र। अब सरस्वती सम्मान से ही अगला प्रश्न है। सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? इन्हीं को सम्मानित किया गया। क्या नाम है इनका? इनका नाम है शिवा शंकरी, ऑप्शन नंबर ए। तमिल लेखिका हैं ये शिवा शंकरी। इनकी जो कृति है 2019 की आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए इनको प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। नंबर 13 पर आ जाइए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? यानी डिक्लेरेशन ऑफ द आइडल ऑफ द वेलफेयर स्टेट। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में प्रश्न और इसका उत्तर है डीपीएसपी, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये है इसका आंसर। कल्याणकारी राज्य एक ऐसा राज्य है जो नागरिकों को बुढ़ापे, बेरोजगारी, दुर्घटना और बीमारी से जुड़े जोखिमों से उनकी रक्षा करके बुनियादी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा का स्रोत स्पेनिश संविधान है, जहां से यह आयरिश संविधान में आया। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व की अवधारणा आयरिश संविधान के अनुच्छेद 45 से ली गई है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मूल कहाँ से आया, फिर कहाँ से गई, भारत में कहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ से आई। और भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? भाग 4 यानी पार्ट 4। आर्टिकल कौन कौन सा? 36 से लेकर 51 तक, ठीक है। और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 37 है वो निदेशक सिद्धांतों के कार्यों के बारे में अवगत कराता है, ठीक है। अलग से प्रश्न पूछा भी है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के कार्यों के बारे में अवगत कराता है? तो कुछ भी ऑप्शन उसमें हो सकता है, 17, 36, 35, 51, तो 37 है उसका आंसर। देखिए, इन सिद्धांतों का उद्देश्य, किन सिद्धांतों का उद्देश्य? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। क्वेश्चन नंबर 14 हिस्ट्री का ये प्रश्न है। क्या है ये? मरुस्थल है एक तरफ, यानी डेजर्ट, कहाँ पर वो होंगे? नामीब, अटाकामा, गोबी, सहारा। नामीब तो है उत्तरी दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। अफ्रीका में है तो ए का हो जाएगा 2, जहाँ जहाँ ए का 2 नहीं एलिमिनेट कर दीजिए। अटाकामा डेजर्ट है पेरू में, तो पेरू यानी दक्षिण अमेरिका हो गया, बी का हो गया 4, ठीक है। और गोबी हो गया चीन मंगोलिया, तो एशिया में आते हैं दोनों। सहारा हो गया उत्तरी अफ्रीका, तो सी है इसका आंसर। देखिए, नामीब मरुस्थल जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित विश्व का सबसे प्राचीन मरुस्थल है, लगभग 5 मिलियन वर्ष पुराना। अटाकामा डेजर्ट चिली में यानी साउथ अमेरिका में विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। और गोबी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, मंगोलिया चाइना। सहारा जो है वो उत्तरी अफ्रीका, विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल। नंबर 15 पर आ जाइए। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाते हैं 25 जनवरी को, ये है इसका आंसर। देखिए, भारत की प्राकृतिक सुंदरता को पहचानने और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। भारत दुनिया भर में आगंतुकों के लिए शीर्ष पर्यटक आकर्षणों में से एक है, इसलिए सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से भारत में पर्यटन का बड़ा ही महत्व है। आगंतुक क्या होते हैं? आगंतुक एक वन वर्ड है, यानी आर के लिए देख लें तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हिंदी में, जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए या अचानक आने वाला आगंतुक, ठीक है। पर्यटन का बिल्कुल बहुत बड़ा वैश्विक महत्व है भारत में। इतने सारे मोनूमेंट्स हैं इंडिया में जो विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हैं, और 11 पहाड़ी राज्य हैं, ठीक है। पहाड़ों की सुंदरता जो भारतीयों के लिए ही आकर्षण का केंद्र है। नंबर 16 पर आ जाइए। पुस्तक मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स किसकी बुक है ये? मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, ये पुस्तक लिखी है एस जयशंकर ने, बी है इसका आंसर। तो बुक भी पूछ ली जाती है एग्जाम्स में। देखिए, इस पुस्तक का विमोचन जो है 22 फरवरी 2023 को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया, और यह पुस्तक विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिखी है। यह पुस्तक भारत की क्षमता, सामर्थ्य और राजनीतिक इच्छा शक्ति और तीव्रता से नाजुक बहुपक्षीय दुनिया को नेविगेट करने में इसकी कूटनीतिक भूमिका पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 17 करंट अफेयर्स का 2 स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। विश्व वन्यजीव दिवस के संदर्भ में विचार करेंगे। यह दिवस हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 2023 में इस दिवस की थीम या मुख्य विषय क्या है? वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी, यानी पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। 3 मार्च को मनाया जाता है या 22 मार्च को मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस। करेक्ट है, करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सी है इसका आंसर। तो विश्व वन्यजीव दिवस 2023 मनाया कब गया? 3 मार्च 2023 को। क्यों मनाते हैं? उद्देश्य क्या है?
वैश्विक स्तर पर विलुप्त हो रहे जीव जंतु और पेड़ पौधों के संरक्षण का प्रयास करना। और थीम क्या है? वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी, यानी पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। वर्ष 2023 में ऑस्कर अवार्ड का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? प्रश्न पूछने के कई तरीके हो सकते हैं, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। कौन सा था? 95वां संस्करण था, 95D। तो जो ऑस्कर अवार्ड 23 में हुए, 95वां संस्करण था। आयोजन का 12 मार्च 2023 को। किस स्थान पर? संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजलिस में। और ऑस्कर अवार्ड को एकेडमी अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 करंट अफेयर्स का प्रश्न है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंकिंग या स्थिति क्या है? 150वीं, 140वीं, 130वीं, 126वीं? वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंकिंग 126वीं डी है इसका आंसर। देखिए, यह जो इंडेक्स है, रिपोर्ट कह लो या सूचकांक कह लो, संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। और पिछले 6 वर्षों में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? फिनलैंड। और दुनिया के 5 सबसे खुशहाल देशों की सूची की बात करें तो प्रथम स्थान पर फिनलैंड है। फिनलैंड के बाद दूसरा डेनमार्क, तीसरा आइसलैंड, चौथा इजराइल और पांचवा नीदरलैंड। और भारत 126वें स्थान पर। करंट अफेयर्स का ही अंतिम प्रश्न है। वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री कौन हैं? फुमियो किशिदा, गुएन जुआन फुक, हो ची मिन, फुकोकी? कौन है? फुमियो किशिदा, ए है इसका आंसर। देखिए, हाल ही में फुमियो किशिदा भारत की यात्रा पर आए, चर्चा में रहे। और जापान के हैं ये पीएम फुमियो किशिदा। तो 20 प्रश्न थे ये करंट अफेयर्स के, अधिकतर प्रश्न थे इसमें। इनकी प्रैक्टिस आप 1 से 2 बार कर सकते हो। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हैं, जो पेड आपको पेड ग्रुप में मिलेगी। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके ज्वाइन आप कर सकते हैं। सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। साथ ही यूपी पीसीएस 24 किलोमीटर सीरीज चल रही है, उसका लाभ उठाते रहिए। धन्यवाद।